नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम योग से कोरोना में बचाव। जैसा कि इसके टाइटल से ही ये बात साफ होती है कि योग से हम कोरोना में किस तरह से बचाव कर सकते हैं। जो हमारा देश है वो ऋषि मुनियों का है। हम शुरू से ही बात करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं। और शायद ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी जड़ों से कहीं भटक गए, अपने जो हमारा इतिहास था उससे हम कहीं भटक गए। लेकिन कोविड की वजह से ये शायद हमें समझ आया है कि योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ब्रीदिंग पैटर्न कितना ज़रूरी है। इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से योगा के माध्यम से हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हम कोविड जैसी बीमारी से बच सकते हैं। जिस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष ठाकुर, जो योगा थेरेपिस्ट हैं और पिछले कई सालों से योगा में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कोविड में, तो कोविड के समय में इन्होंने लोगों को बहुत यानी कि फ़ायदा पहुँचाया है, जिससे कि वो उससे रिकवर कर पाए हैं। और साथ ही इनके सहयोगी हैं राजेश पवार जी, जो कि जो भी आसनास होंगे वो ये करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मनीष जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू मैम। अगर हम बात करें कोरोना को लेकर कि ऑलमोस्ट 2 ही साल होने को आए हैं कि जिस तरह से ये अपनी एक पैठ बना चुका है, लेकिन अगर हम बात करें तो योग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे अगर लोगों को जो महत्व पता लगा अभी योगा का क्या है अभी बिकॉज ऑफ कोविड, पहले लोग इसे भूल चुके थे सब कुछ भी, योगा क्या चीज़ है। अभी जैसे योगा के थ्रू लोगों ने अपने आप कोरोना को ठीक किया, अपनी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल किया। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ ब्रेथ है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, एक जिंदा इंसान में एक चीज़ है प्राण, बिल्कुल, जो सांस है। और जो मरा हुआ है उसमें एक प्राणी नहीं है वो, उसमें ब्रेथ नहीं है। तो हमने अपने आप को जीवित किया दोबारा से प्राणायाम के थ्रू, योगा के थ्रू। ये योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम माइंड, बॉडी और ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब तीनों का यूनियन, मतलब योगा जिंदगी जीने का तरीका है। और जो हमें अभी कोविड के टाइम पता लगा है। अभी आपने यहाँ ब्रीदिंग पैटर्न की बात कही, तो किस तरह से इसका तालमेल बनाया जाता है या किस तरह से योग में जो ब्रीदिंग है वो महत्वपूर्ण है? जैसे मुझे लगता है कि योगा में सब कुछ ही ब्रीदिंग है। जैसे योगा में प्राणायाम होते हैं अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करते हैं। जैसे मैं अभी, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं। जैसे अगर मैं तो योगा थेरेपिस्ट हूँ, मैं तो प्रॉपर लूँगा। जैसे कॉमन मैन की बात करें तो आप जैसे ब्रीदिंग लोगे, तो जैसे हम ब्रीदिंग करेंगे, तो जैसे मैं सपोज ब्रीदिंग करता हूँ, जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो मेरा पेट अंदर जा रहा है, वो गलत है। मेरे पेट बाहर जाना चाहिए, बेली शुड बी आउटसाइड। और जब मैं एक्सेल करूँगा तो बेली अंदर जानी चाहिए। यानी अगर हम बात कहें कि शायद हम लोग पूरी सांस लेना भूल चुके हैं, जो हमें योग से पता लगता है कि हम किस तरह से पूरी ब्रीदिंग करेंगे तो वो हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो हम योग के माध्यम से किस तरह से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्योंकि बार बार सवाल यही आ रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये एक दिन की या कुछ घंटों का काम है। तो किस तरह से योग की मदद से हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जैसे योगा में आपके काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे योगा ये नहीं कि आसनास करने हैं। अभी आज के लोगों को समझा है भी योग का मतलब आसन करना, मतलब वो चीज़ गलत है। जबकि आपका योग जो है 8 नियमों पे लागू किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे कि जो दूसरा ही हमारा जो पहलू उसमें शौच में दिया गया है, भाई आंतरिक स्वच्छता होनी चाहिए, बाहरी स्वच्छता होनी चाहिए। जैसे आप किसी से बाहरी डेली आपको स्नान करना है, जैसे आंतरिक आपके मन में शुद्ध विचार होने चाहिए। जैसे बाहर, जैसे कोरोना में भी कहा है भी हाथ मिलाने ऐसे जी, तो ये तो पहले ही कहा गया है। मिलाने, हाँ, जैसे हम हैंडशेक करते थे अंग्रेजों को देख के, वो चीज़ कीटाणु का आदान प्रदान हो रहा है। बट अभी जैसे योगा का है भाई स्वच्छता बनानी है, सैनिटाइज करने हाथ, जैसे अभी हमने मास्क लगाना है, सरकार भी गाइडलाइन काफ़ी दे रही है बट लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको। तो ऐसे योगा में कहा गया है कि इन 8 नियमों को फॉलो करना है और अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना है। हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते बट वी कैन कंट्रोल आवर ब्रीदिंग। जैसे आपने यहाँ पर अभी शौच की बात कही, तो किस तरह से शौच के माध्यम से हम लोग यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? किस तरीके से इसमें क्लींजिंग हो सकती है? अब क्लींजिंग की बात आती है तो जैसे पहले हम आंतरिक करते हैं। आंतरिक शौच, जैसे आपके विचार अगर नेगेटिव है तो गंदगी है वो जी। तो नेगेटिविटी, जैसे दिमाग में नेगेटिविटी आएगी तो हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी। और जैसे बाहर की बात करें, आउटर की बात करें, जैसे हम खान पान, किसी चीज़ को छूना, उसके बाद हाथ नहीं धोना और वैसे ही खाने लग जाना और डेली स्नान नहीं करना, तो वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी वीक हो जाती है बिकॉज बैक्टीरियाज आते हैं मुंह में
और वही मुंह की चीज़ पेट में जाती है। तो बिकॉज पेट की जो बीमारियों की जड़ है वो पेट है। तो यानी पेट कुछ भी, हाँ, कोई कीटाणु होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो इसमें कुछ एक कुंजल क्रिया की बात कही जाती है, उसके बारे में आप ब्रीफली थोड़ा सा बताएं। जैसे कुंजल क्रिया है उसमें जो हमारी फूड पाइप होती है उसको साफ किया जाता है। जैसे हम ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं उसके अंदर नमक डाला जाता है जी। और 2 लीटर पानी डाला जाता है उसको सुबह सो के उठते जैसे तो खाली पेट उसको करना है। तो उससे हमारी जो फूड पाइप के अंदर जो जितने भी आउटर जो लेयर बनी होती है कोलेस्ट्रॉल टाइप समथिंग ऐसा करके जी। तो सारी एकदम से बाहर निकल जाती हैं। जो नमक डालते हैं उसको साफ करने का काम करता है। तो कितना ज़रूरी है समय समय पर ये क्रिया करना, या शौच की जो क्रिया है करना कितना ज़रूरी है? अभी जैसे कुंजल की बात कही आपने तो अभी बरसात और विंटर्स में इसको कम ही किया जाता है। जी। तो अभी इसको गर्मी में किया जाता है अभी बिकॉज ऑफ कोविड। तो अगर मौसम ठीक है बरसात के बाद आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए कोई भी, अगर कोई भी क्रिया हम करते हैं, चाहे हम योग की क्रिया कर रहे हैं या आपने 5 नियम की, आपने 8 नियमों की आपने बात की है, तो इसमें एक यानी कि एक्सपर्ट का होना कितना ज़रूरी है, या फिर हम वैसे ही कोई, आप जैसा आपने बताया कि हाँ ठीक है नमक डाला और उसे पी लिया, तो क्या ये सही तरीका है या एक्सपर्ट ज़रूरी रहेगा इसमें? मैम एक कहावत है ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। जी। गुरु बिना मैं भटकता, कोई भी है वो साधक है भटकता रहेगा। अब उसको सही मार्ग दिशा मिलेगी तभी वो सही प्रॉपर जगह जाएगा ना। बिल्कुल। तो जैसे गुरु बताएगा कि अगर हम बिना गुरु के करेंगे, योगा तो कोई भी कर सकता है पर बिना गुरु के वो चीज़ गलत करेगा उसको साइड इफेक्ट होंगे। जी। जबकि फ़ायदा होना चाहिए और फिर वो वही चीज़ योगा को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जैसे सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा है, आप यूट्यूब पर देख लो या वैसे आप कहीं पर भी देख लो, ठीक है आप ये आसना कर लो, वो कर लो, तो कितना सही बताएंगे आप इसको कि अगर बहुत से लोग हैं, आप जगह जगह आप देखो कि आप ये कर लो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो इम्यूनिटी के ऊपर है। तो योग के ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आप ये चीज़ कर लो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसे आप कितना सही कहेंगे? मैम इम्यूनिटी पावर बाहर की चीज़ों पर भी डिपेंड करती है जी। जैसे हमारी दिनचर्या कैसी है, खान पान कैसा है। हम जैसे हमारे कोई हमारा सोने का प्रॉपर टाइम नहीं है, उठने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। बिल्कुल। और खान पान हमारा बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं, पैकेज आजकल ज़्यादा खाते हैं। आटा भी लेते हैं तो उसको भी छान के जी। आटा गूंदा जाता है तो उसका फाइबर जो बाहर निकल गया। और हम चिकनी पदार्थ कम खाते हैं, यानी जो खाने का है वो हमने फेंक दिया और जो फेंकने का था वो हमने खा लिया। जी, जी। वही चीज़ हम कहेंगे। एक इसमें पॉजिटिविटी का बहुत कि ज़्यादातर ये देखा गया है, अगर बात कोविड की आती है तो एक अलग तरह का डर, एक अलग तरह का भय अपने आप में पैदा हो जाता है कि शायद अगर कोविड हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि योग के माध्यम से हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, या पॉजिटिविटी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? जैसे हमें आजकल जो देखा गया है कोविड के टाइम, जो लोगों को देखा गया है कि र्यूमर सुनते हैं और वही बातें खुद उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बिल्कुल सुनी सुनाई बात पे सुनने करने लग जाते हैं। बल्कि वो चीज़ गलत है। जी। पहले उनको देखना है, पहले समझो, अपनी समझ निकालो भी क्या है क्या नहीं, समझो उस चीज़ को। उसके बाद उसके ऊपर जैसे अभी जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी मैं नेगेटिव हूँ, मैं आपको नेगेटिव वाइब्स दूंगा। जैसे बैठा हूँ मैं, बहुत फीवर है मुझे, कुछ भी है तो आपको नेगेटिव वाइब्स जा रही है ऑटोमेटिक, यानी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ जाएगा उसका। लॉ ऑफ नेचर, जो चीज़ आप यूनिवर्स में डालोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप पॉजिटिविटी डालोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी डालोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। मतलब हर दिन हमारे लिए नया है। तो अगर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करें, ग्रेटिट्यूड के साथ, भगवान को नमन को, इस प्रकृति को कि हमें इस धरती पर जन्म देने के लिए शुक्रिया, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है अपने आप में। जी। अभी आपने यहाँ पर बात की थी, खाने को लेकर आपने बात की थी कि हम चिकने पदार्थ ज़्यादा खा रहे हैं, तो अगर हम इसको डाइट से अगर हम जोड़कर बात करें तो किस तरह का खाना होना चाहिए, खास तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरह की अब ये बीमारी या समस्या हमारे आसपास देखने को है, तो किस तरह का हमें खाना रखना चाहिए? जैसे फास्ट फूड तो अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे जो आजकल आमतौर पे जो युवा है वो सारा फास्ट फूड खाता है। बिल्कुल। जो फास्ट फूड, जैसे मेरे हिसाब से नॉन वेज भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बॉडी को उसको पचाने के लिए ज़्यादा शक्ति प्रोड्यूस करनी पड़ती है। एक जठर अग्नि होती है हमारे पेट में, तो वही इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर वही चीज़ कम है, अगर रात को भी खा रहे हैं, जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, काफ़ी हो गया, तो वो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना है, जो चीज़ हमें एनर्जी दे।
यानी वही चीज़ कि जितना हम नेचर से जुड़ के रहेंगे या नेचर से जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी शायद उसे एकदम से आइडेंटिफाई कर लेती है कि हाँ ये चीज़ ज़मीन से यहाँ से आई है तो मुझे इसे लेना है, अगर कहीं और से किसी और एनिमल की बॉडी से आई है तो उसे वो रिजेक्ट कर देती है। शायद यही चीज़ यहाँ पर होगी। अब अगर मैं बात करूँ आसनास की, अगर हम बात करें, हमारे साथ सहयोगी भी हैं राजेश पवार जी यहाँ पर, तो अगर मैं आसनास की बात करती हूँ तो कौन कौन से आसन होने चाहिए जिनको करने से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है? जैसा कि मैंने कहा था कि वो एक दिन या एक घंटे का काम नहीं है, तो रूटीन अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन्हें अपनाएं तो हम उससे अपनी इम्यूनिटी और अपना जो शरीर है उसको एक सुडौल और सुंदर बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप गाइडलाइन दें। जैसे स्टार्टिंग में हम आसना की शुरुआत कर सकते हैं। पवन मुक्त सीरीज फर्स्ट है। जैसे हम जी बैठे बैठे, जैसे ऑफिस में बैठे हैं, जैसे अभी आप बैठे हैं, तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे रिस्ट का हो गया, लाइक ब्रेथ अवेयरनेस के साथ वी आर प्रेजेंट। योगा बताता है कि आप प्रेजेंट में हो। अगर हम पास्ट में रहेंगे जी तो हमें क्या दुख मिलेगा, फ्यूचर में रहेंगे तो हमें डर है कि कल क्या होगा। प्रेजेंट में तो चीयरफुल, बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरा रोटेशन। जी स्टिफनेस जो है चली जाती है। हम काफ़ी देर बैठ बैठ के काम कर करके, कोविड के टाइम तो वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, बिल्कुल, तो उस चीज़ को दूर किया जा सकता है ऐसे करके। और जैसे इसमें स्ट्रेचिंग, जो हमारे लंग्स हैं उनको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो बिकॉज हमारी जो ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाए और ज़्यादा वाइटल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब है ज़्यादा ब्लड फ्लो। तो जैसा कि अभी आपने पवन मुक्त की सीरीज़ की आपने बात कही, जैसा कि अभी राजेश जी यहाँ पर अपने इन्होंने कलाइयों की अपने मूवमेंट दिखाई, शोल्डर्स की दिखाई, तो इसमें ब्रीदिंग की किस तरह से कनेक्टिविटी रहती है? ब्रीदिंग की जैसे ये अवेयर है हम ये ब्रीदिंग लेते टाइम, ये योगिक ब्रीदिंग ले रहे हैं, मतलब पूरी। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग मैंने आपको पहले कहा था, हम पूरी ब्रीदिंग नहीं लेते हैं। हमारे लंग्स इतने हैं बट वी आर टेकिंग इतनी सी जी, वो चीज़ गलत है। पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं जा रही है। यानी देखा जाए तो उल्टा हो रहा है कि हमारे पेट का आकार इतना होता है तो हम खाते इतना सारा जी 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 है ना, और अगर हमें ऑक्सीजन की इतनी की जरूरत होती है तो हम इतनी सी लेते हैं। शॉर्टकट चीज़ें अपना रहे हैं हम ना, हर चीज़ जी। तो जैसे ये कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो लंग्स का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए तो ब्रेथ के साथ पूरा अवेयर है, देखो जी। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं एक इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जैसे बात करें स्टैंडिंग आसनास की, जैसे जी स्टैंडिंग में जैसे ताड़ आसन हो गया हमारा जी, ताड़ासन की थोड़ी सी आप गाइडलाइंस की, क्योंकि वही बात जो मैंने कही कि गाइडलाइंस का होना या एक इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ताड़ासन की मैं चाहूँगी कि आप गाइडलाइंस दें कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से इसे सही टेक्निक है इसे करने की। टेक्निक जैसे स्टार्टिंग में हमने दोनों हाथ साइड में रखे और इनहेल के साथ अप ले जाएंगे इनको, पर कोशिश करें, ध्यान है कि जो इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम स्ट्रेच करे इसको। फिर इसी के साथ ऊपर बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते हैं, उसके साथ हमारे लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है और हमारी जो नर्व्स हैं पीछे स्पाइन की जो नर्व्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रही है, तो इससे हमारी मोबिलिटी आती है मसल्स में। तो ताड़ासन करते हुए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रहे कि आप इसको प्रॉपर कर रहे हैं। और जैसे सांस का पूरा योगा तो सांस के साथ ही चलता है, हर चीज़ यूनिवर्स में सांस के साथ ही चलती है। तो जिससे अगर थोड़ी सी समस्या है तो वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेगा। सर्वाइकल की जिसको प्रॉब्लम हो ज़्यादा स्ट्रेच ना करे, जितना हो उतना करे। ताड़ासन की अभी हमने बात की, ताड़ासन के बाद आप कौन सा आसन करेंगे? कटी चक्कर कर सकते हैं जी। कटी चक्कर में पूरा रिब्स का एक्सपेंशन होता है हमारा जी। देखिए करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए पूरा सांस के साथ पूरा एक एक जो हमारे लंग्स है उसको पूरी ऑक्सीजन की मात्रा जा रही है। तो कटी चक्रासन के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? इसका प्रॉपर तरीका क्या रहता है? कितना पाँव में गैप होगा या अगर आप पूरा टर्न कर रहे हैं तो वो कितना होगा? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे अगर प्रॉपर बात किया तो शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर आपके पैर आएंगे जी, और थोड़ा पूरी बॉडी को, जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है, कोशिश करनी है कम करें उसको। जी। तो इसमें जो लोग बिगनर्स में हैं जिन्होंने कभी योगा किया ही नहीं है तो उन्हें उनका गैप कितना रहना चाहिए पाँव की? अगर आप बात करें तो आपने कहा है कि हिप अकॉर्डिंग गैप से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो बहुत लोगों को हमने ये देखा है कि वो पाँव जोड़ के करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? जो हम प्रॉपर हमारी पोजीशन होती है, प्रॉपर खड़े होने की पोजीशन में नॉर्मल जैसे होती है, हम कभी भी पैर जोड़ के खड़े नहीं होते। ठीक है। जो नॉर्मल पोजीशन है उससे बस थोड़ा सा आउटर, सो दैट हमारी बॉडी स्टेबल रहे। जैसे पीछे हम जाएंगे तो पूरी बॉडी में मूवमेंट ना हो, एकदम स्टेबल बॉडी रहे, ताकि
जो एक्सरसाइज है उसका ज़्यादा फायदा हो। बहुत से लोगों को कुछ शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या वो लोग भी कटी चक्रासन कर सकते हैं या उन्हें कुछ स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए कुछ बातों का करते समय? उन्हें ध्यान रखना है तो कि ज़्यादा ना करें, जी। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है, पर ज़्यादा नहीं करना है। यानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हमें शरीर के साथ नहीं करनी है, जितना आप आराम से कर सकें, आपकी बॉडी जितना एक्सेप्ट कर सके उतना ही आपको करना चाहिए। धीरे धीरे जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने ताड़ासन आपने दिखाया, कटी चक्रासन दिखाया, तो इसके बाद अभी स्टैंडिंग में ही रहेंगे या फिर आपको सिटिंग के पोस्चर दिखाएंगे? अभी जैसे लाइंग डाउन, चक्रासन करेंगे अभी। चक्रासन में पहले लाई डाउन हो जाएंगे, नीचे लेट जाएंगे जी। उसके बाद दोनों पैर और एकदम अप जी। और इससे हमारे जो रिब्स देख रहे हैं आप, रिब्स में कितना स्ट्रेच हो रहा है और हमारे लंग्स का भी एक्सपेंशन हो रहा है जी। और इससे हमारे किडनी पे भी जो मोबिलिटी आती है किडनी में और स्पाइन की पूरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो बॉडी को ज़्यादा O2 की डिमांड है जी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज़्यादा बॉडी में सर्कुलेशन होगी ब्लड की। तो यानी कि अगर ये सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि कटी चक्रासन है जो मैंने अभी इन्हें करते हुए देखा तो एकदम से इतना आसान ये नहीं लगता, तो इनिशियल में क्या चीज़ें करनी चाहिए या कटी चक्रासन यानी ये करते समय किन किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए? ब्रिज पोज करते हुए जो ये कर रहे थे, किन किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए? इसकी जैसे ब्रिज पोज की बात की तो जिनको भी सियाटिका, जिनको बैक की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और जिनका भी ऑपरेशन हुआ है फिलहाल तो उनको भी ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जी। अभी मैंने एक काउंटर पोज करते हुए देखा, उसके बारे में आप बताएं कि वो क्यों ज़रूरी था, इन्होंने क्यों किया है वो? जैसे अभी इन्होंने चक्रासन किया तो उनकी जो स्पाइन थी वो अपनी पोजीशन पे नहीं थी, उसको फ्लेक्सिबल किया। ठीक है। तो उसको अपनी जगह प्रॉपर लाने के लिए उसका काउंटर दिया जाता है। तो अभी राइट नाउ जो इनकी स्पाइन है वो एक अपनी जगह प्रॉपर फिक्स है। यानी अगर हम एक ही तरफ करते हैं तो बॉडी का एक ही तरफ स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ वो नहीं आएगा। बैलेंस तो रहेगा ये एक ऐसे। बहुत ही शायद मुझे लगता है एक नोट करने वाली बात है कि अक्सर हम लोग करते हैं कि एक तरह का ही हम लोग आसन करते हैं, दूसरी तरह का हम नहीं करते, तो उससे हमें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो अभी इन्होंने चक्रासन किया, इसके बाद कौन सा आसन आप यहाँ पर करवाएंगे? चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन करेंगे। जी। इसके फ़ायदे पश्चिमोत्तानासन के क्या हैं, एक्चुअल इसकी टेक्निक क्या है करने की? पहले प्रॉपर बैठेंगे, हमारी जो स्पाइन है वो सीधी रहेगी और हाथों को इनहेल करते हुए आगे एक्सेल के साथ, और इससे जो हमारा एब्डोमेन की जो हमारी मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच होती है, तो हमारे जो किडनीज के ऊपर भी ज़्यादा मोबिलिटी बढ़ती है और स्पाइन की हमारी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे ऑक्सीजन ब्लड में सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है जी। तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बॉडी ले रही है। तो जितने भी आपने यहाँ पर अभी हमें 4 आसनास फिलहाल बताए हैं, 2 स्टैंडिंग में बताए हैं, 2 सिटिंग में बताए हैं, तो इनका जो मेन जो काम है वो ब्रीदिंग के ऊपर है कि वो सांस लेने में उसकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो वही चीज़ कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारी लंग्स की कैपेसिटी की आई थिंक कमी है। तो पश्चिमोत्तानासन के बाद कोई कुछ इसका काउंटर पोज रहता है या फिर पश्चिमोत्तानासन के बाद आप एक रिलैक्स पोज में बैठ सकते हैं? इसके बाद शशांक है जैसे जी। शशांक में फुल बॉडी रिलैक्स रहता है। जी। इसमें अवेयर हैं, इनकी फुल बॉडी माइंड रिलैक्स है एकदम। तो जितने में भी हमने आसनास किए तो इसके सबसे काउंटर पोज सबसे बेस्ट यही बोला जाता है, शशांक ही बोला जाता है। तो शशांक को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे? यानी शायद इसे बाल जो मुझे लग रहा है कि बच्चे अक्सर देखे जाते हैं इस तरह से, तो क्या इसकी कनेक्टिविटी है इसके साथ? इसकी कनेक्टिविटी पूरी जैसे अर्थ के साथ, देखो जैसे इनका जो हेड है वो नीचे टच हो रहा है, पूरे अर्थ को महसूस कर रहे हैं। हम 5 तत्वों की बात करते हैं तो सब कुछ ही नीचे है जी। हर चीज़ में 5 तत्व समाये हैं इस धरती पे। तो जैसे इनका पूरा एहसास पूरा ब्रेथ के ऊपर अवेयर है जी। और उनकी पूरी बॉडी का रिलैक्स है एकदम। जैसे आपने फ्रॉग को देखा होगा, ये खरगोश होते हैं, जैसे खरगोश को देखा होगा। हाँ, ज़्यादातर देखा जाता है जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर हम बिल्ली को देखें, खरगोश की आपने बात की, तो वो रिलैक्स होने के लिए ज़्यादातर इसी तरह का एक पोज बनाते हैं। तो यानी कि अगर आप थोड़ा शायद आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो अगर हम शशांक आसन अगर हम करेंगे तो उसमें हमें हमारी थकावट दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा है पोज रहेगा, है ना? इसके बाद आप कौन कौन से? इसके बाद मैं प्राणायाम की बात करूँगा। जी। प्राणायाम में जैसे प्राणायाम का मतलब प्राणों पे आयाम। जी। तो जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन मैं चाहूँगी कि आप प्राणायाम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
प्राणायाम मतलब हम प्राणों के ऊपर कैसे आयाम कर सकते हैं। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं करते। जो पहले मैंने आपसे बात कही कि हम लंग्स को पूरा एक्सपेंड नहीं कर पाते, जो ऑक्सीजन लेते हैं हम पूरी तरह से नहीं ले पाते। जी। तो प्राणायाम इसी चीज़ पे काम करता है कि हमने प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करनी है। अगर हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर रहेगी तो हमारा सब कुछ नॉर्मल रहेगा। कितनी तरह का होता है प्राणायाम? अक्सर देखा जाता है कि जैसा अभी आपने बोला था कि एक बार अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो बैली बाहर होनी चाहिए, एक्सेल कर रहे हैं तो अंदर होनी चाहिए, कुछ लोग इसका अपोजिट भी करते हैं। तो प्राणायाम कितनी तरह का प्राणायाम रहता है? प्राणायाम के काफ़ी प्रकार हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, जी। भस्त्रिका हो गया। काफ़ी इसके प्रकार हैं। जैसे हम कोविड वाले को कहना चाहेंगे, जैसे आप अनुलोम विलोम से स्टार्ट कर सकते हैं। जी, यानी राजेश जी अभी हमें कर दिखाएंगे कि अनुलोम विलोम किस तरह से किया जाएगा। इसकी प्रॉपर टेक्निक आप बताएं कि अक्सर देखा जाता है इसमें भी कुछ लोग कुछ गलत करते हैं या फिर जहाँ से ले रहे हैं वहीं से छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। जैसे अनुलोम विलोम पहले स्टार्ट हम लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट जो नोस्ट्रिल हमारी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जी। तो इसे इनहेल किया, 4 सेकंड में इनहेल करेंगे, 8 सेकंड उसको रोकेंगे जी। और पूरा अवेयर रहेंगे, पूरे सांस के प्रति पूरा अवेयर रहेंगे। उसके बाद राइट से एक्सेल करेंगे जी। और फिर वही दोबारा साइकिल वहीं पे रिपीट। यानी फिर राइट से छोड़ने के बाद फिर दोबारा हम राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से हम एक्सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी आपने बताया कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो इसको यानी कि अगर हमें स्टॉप करना है तो उसका भी कोई पैटर्न रहता है कि हमें लेफ्ट पर ही छोड़ना है या राइट पर छोड़ना है? हमने लेफ्ट, जैसे स्टार्ट लेफ्ट से करना तो हमने छोड़ना भी लेफ्ट पे ही है। जी। तो यानी वो जो एक पूरा सर्कल है, वो जो साइकिल है, वो पूरा हो जाएगा इसके लिए। जैसे हमने बात कहते हैं ना ईड़ा और पिंगला। जी। जैसे राइट वाली होती है हमारी पिंगला और जो लेफ्ट वाली थी ईड़ा। जो हमारी पिंगला है वो सूर्य के साथ लिंक करती है और जो हमारी ईड़ा है वो चंद्रमा के साथ लिंक करती है। तो इसका क्या, जो अलोम विलोम की अगर हम बात करें तो इसका क्या खास फायदा क्या है इसका? जैसा अभी आपने ईड़ा और पिंगला की बात कही, तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की आपने बात कही, तो क्या महत्व क्या है इसका? इन दोनों को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम कहें कि अलोम विलोम के माध्यम से शायद हम अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को ही हम बैलेंस करते हैं, तो क्या इसका फ़ायदा क्या है? जैसे अगर मान लो पिंगला नाड़ी अगर ज़्यादा डोमिनेंट है तो पर्सन का बीपी बढ़ेगा। जी। काफ़ी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी है। जैसे अगर बात करें ईड़ा की बात करें तो बीपी लो रहेगा। तो हमने इन दोनों को बैलेंस करना है तो हमारी बॉडी एकदम बैलेंस रहेगी। जी। यानी अगर हम बात कहें तो जो बीपी हाई है और अगर लो की जो प्रॉब्लम रहती है, अगर प्रॉपर अगर हम अलोम विलोम करेंगे तो वो बैलेंस आने पर हम इस तरह की बीमारी से भी बच सकते हैं। जी। तो अपनी अलोम विलोम अभी जो है आपके सहयोगी इन्होंने करके दिखाया, इसके बाद आप कौन सा प्राणायाम बताएंगे? इसके बाद मैं भस्त्रिका बताना चाहूँगा। जी। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फास्ट ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और पूरे चेस्ट का एक्सपेंशन होगा पूरा इनका। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लंग्स का कितना एक्सपेंशन हो रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 बाहर हो रही है फटाफट। इसको 20 या 30 टाइम्स करेंगे जी, अकॉर्डिंग टू वन। तो अगर हम बात करें भस्त्रिका की, तो किन लोगों को भस्त्रिका नहीं करना चाहिए या इसको करते हुए किन सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए? तीसरी बात कि क्या हम शुरुआत ही एकदम भस्त्रिका से कर सकते हैं या इससे पहले कोई और हमें प्राणायाम करना चाहिए? इससे पहले जैसे अनुलोम विलोम हम शुरुआत कर सकते हैं जी। भस्त्रिका क्योंकि ये ज़्यादा एग्रेसिव है और हमें उन चीज़ों को नहीं, उन बंदों को नहीं करवाना चाहिए जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जी, जिनको बीपी ज़्यादा रहता है। कोशिश करनी कि आराम से करवाएं पर्सन के हिसाब से, जितना उनको कर सकते हैं उतनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर किसी भी चीज़ की अगर हम अति करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा हानिकारक है। जी। तो अभी हमने बात करी प्राणायाम की लेकर बात की, तो अभी आप इसमें कुछ और प्राणायाम बताएंगे या फिर हम अभी मेडिटेशन पर बात करें? बस ये दो काफ़ी हैं कोविड को लेके। वैसे जी, कोविड के लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि प्रॉपर अगर हम इनहेल और एक्सेल की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें हमने देखा कि पूरा आपका इनहेल भी अच्छे से हो रहा है और एक्सेल भी अच्छे से हो रहा है। तो अभी हमने बात करी व्यायाम जो भी इन्होंने करके दिखाया, अभी हमने प्राणायाम की बात करी। अगर हम बात करें, हम अक्सर सुनते हैं कि मेडिटेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं तो आप मेडिटेशन करो, लेकिन साथ ही ये बात भी फिर सुनने में आती है कि मेडिटेशन करें कैसे, कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। तो क्या है मेडिटेशन और इसको करने की सही टेक्निक क्या है? जो मेडिटेशन जो मुझे समझ आता है कि जो चीज़ जैसे उसको वैसे देखना है। जी। हम किसी भी चीज़ के ऊपर मेडिटेशन ध्यान लगा सकते हैं। जैसे सांस के प्रति हो गया, जैसे हम सांस के प्रति अवेयर, मेडिटेशन मतलब दिनचर्या में मेडिटेशन ही है हमारे, बट हम कॉन्शियस नहीं है उस चीज़ को लेके। लाइक मैं अभी जैसे मैं पानी का गिलास पी रहा हूँ तो आई एम नॉट अवेयर कि मैं पानी का गिलास पी रहा हूँ, मेरा ध्यान TV पे है। जी। कहीं पे भी ध्यान है, मतलब मैं अवेयर नहीं हूँ। अगर मैं
पानी का गिलास पी रहा हूँ, पूरा ध्यान है, सांस के ऊपर पूरा ध्यान है मेरा, तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ जी। वो ऐसे अगर आम बोलचाल की बात करें तो वैसे मेडिटेशन हो गया। अगर वैसे यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, अगर बैठ के पूरा अपने आप को देखना, सांस को ऑब्जर्व करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने आप से मतलब मिलन होना अपने आप का, खुद अपनी से आत्मा, खुद की खुद से खुद की कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी। जी, जो शायद हम भूल चुके हैं कहीं जी आजकल जी की जी। भागदौड़ की ज़िंदगी में। एक आजकल बहुत बड़ा जो एक समस्या सामने आती है, ऐसा भी हमने बात की थी कि कोविड का नाम सुनते ही एक अलग तरह का डर, अलग तरह का भय पैदा हो जाता है। तो इसमें बहुत तरह, यानी कि अगर हम बात करें कुछ मेंटल स्ट्रेस की, ये चीज़ें भी सामने आई हैं। तो योग के माध्यम से हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी किस तरह से कर सकते हैं, या जो डर है उससे हम किस तरह से बच सकते हैं? मैम जैसे ना एक बात है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है नहीं, स्टेबल नहीं है, उतार चढ़ाव आता रहेगा जी। अगर सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख तो आएगा ही जी। हर चीज़ है मतलब। तो जैसे अगर कोविड की बात करें तो अभी मान लो हमारा पूरे वर्ल्ड में बुरा वक्त चल रहा है अभी जैसे जी। तो ये एक ना एक दिन तो जाएगा ही। तो हम उससे तो लड़ सकते हैं, अपने उससे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अपने माइंड ही है जो हमारा मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो वैसे ही काम करेंगे जी। तो मतलब माइंड का बहुत ज़्यादा महत्व है इसमें। कोविड को लेके काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए तो ज़िंदगी ख़त्म होगी जिनका कोविड हुआ है। बिल्कुल। तो वो यानी चीज़ एक गलत डर है। ही है कि जो उन्हें लगता है कि शायद ख़त्म हो गया। अगर वो डर की भावना ना रहे या मेंटल स्ट्रेस ना रहे तो कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो इससे बाहर नहीं आ सकते। यानी एक अपनी आत्म शक्ति को जगाने वाली बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फ्यूचर का सोचेंगे तो डर है, जी। प्रेजेंट में रहेंगे तो चीयरफुलनेस है। हाँ, और वो शायद मेडिटेशन इसमें बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है हमें, यानी कि प्रेजेंट में रखने के लिए। एक अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो साथ ही एक शब्द आता है जिम, एक कि हाँ हम लोग तो जिम जा रहे हैं। तो क्या आप यानी योग और जिम में क्या फ़र्क है, और किससे आप ज़्यादा एक यानी कि फ़ायदे की बात कहेंगे कि अगर हम दिनचर्या में उसे धारण करें तो ज़्यादा फ़ायदा है उसका? मैम जैसे जिम की बात करें तो आजकल तो नॉर्मल सी बात है जिम। तो जिम करने का मतलब है बॉडी बनाना, पर माइंड पे कोई काम नहीं करता। बिल्कुल। जिम में आप बॉडी अच्छी बना सकते हैं पर माइंड अच्छा नहीं बना सकते। एज योगा का है, माइंड, बॉडी और ब्रेथ तीनों के ऊपर कंट्रोल, स्टेबिलिटी रहती है। जी। तो मतलब पॉजिटिव चीज़ एक मतलब अपने आप से आपका खुद का कनेक्शन होता है, और जिम में आपका ऐसा कुछ नहीं है। जी। जिम तो मतलब जिम के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, और बाकी ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं इसके। तो अगर हम बात करें ऐसा कि लोगों की बात करें, वैसे तो सरकार काम कर ही रही है अपनी तरफ से, तो लोगों की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी मैं कहूँगी कि संदेश के तौर पर आप ये हमारी पब्लिक को बताएं। जैसे सरकार का कहना है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, पर लोग इसके बारे में अवेयर हैं बट फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बट दूरी रखनी चाहिए और मास्क लगाना ज़रूरी है। और मास्क का भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे लगाया मास्क, वो चीज़ गलत है। जी। सरकार कब तक हमारे लिए करेगी? हमें खुद को तैयार करना है उससे लड़ने के लिए। सरकार हमें एक एक उंगली पकड़ के चला नहीं सकती, हमें खुद चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यही अपनी सावधानी अपने हाथ में है। हेल्थ इज़ वेल्थ। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर मनीष जी आए और इनके सहयोगी राजेश जी यहाँ पर थे, जिन्होंने हमें कुछ व्यायाम करके बताए, कुछ प्राणायाम की टेक्निक्स बताई और मेडिटेशन बताया कि किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर भी जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बार बार हाथ धोएं, लोगों से दूरी बनाकर रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। तो बेशक डेल्टा प्लस कितने भी वेरिएंट आ जाएं, लेकिन जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी तरह की बीमारी से बच सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही। आप दोनों यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।